मामाअर्थ के पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 25 का क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस किया है। क्वार्टर 4 में मामाअर्थ का रेवेन्यू डबल हुआ। कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू 13% बढ़ा और 533 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर में 17% ईयर ऑन ईयर गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर काउंट ऑलमोस्ट डबल किया और 1 लाख टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने नेटवर्क में जोड़ा। ये नए डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के प्रोजेक्ट नीव का हिस्सा हैं। कंपनी इस प्रोजेक्ट में सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल से डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में शिफ्ट कर रहा है। सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल पे ऑपरेट करना कंपनी के लिए एक चैलेंज था। ये प्रोजेक्ट कंपनी ने मार्च 2024 में स्टार्ट किया और इसमें कंपनी ने 70 करोड़ रुपीस स्पेंड भी किया। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अलावा कंपनी में और कौन से चैलेंजेस हैं? कंपनी अपने करंट पोजीशन तक पहुंची कैसे? कंपनी का करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ओरिजिन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस देखेंगे। एंड में हम कंपनी के कुछ चैलेंजेस भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ओरिजिन। होनासा कंज्यूमर की कहानी 2016 में शुरू हुई। कंपनी के फाउंडर्स वरुण और गजल अलग ने इंडिया के बेबी केयर मार्केट में एक सिग्निफिकेंट गैप आइडेंटिफाई किया। बेबी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज होता था और कुछ में तो टॉक्सिन्स भी होते थे। इस गैप को फिल करने के लिए मामाअर्थ बनाया गया। 2016 में मामाअर्थ एशिया का पहला बेबी केयर ब्रांड था जिसे मेड सेफ सर्टिफिकेशन मिला। लेकिन मामाअर्थ सिर्फ बेबी केयर प्रोडक्ट्स पे नहीं रुका। वरुण और गजल ने नोटिस किया कि सिर्फ बेबीज के लिए ही नहीं, एडल्ट्स के लिए भी टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए कंपनी ने एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच लिया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के ऑथेंटिसिटी और उनके इंग्रेडिएंट्स की ट्रांसपेरेंसी को अग्रेसिवली पुश किया। यंग इंडियंस इस मैसेज से रिलेट कर पाए क्योंकि ये अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में अब ज्यादा अवेयर हो रहे थे। जैसे जैसे होनासा ग्रो हुआ, कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड किया। कंपनी ने द डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका और आयोगा ब्रांड्स बनाए। डॉक्टर शेट्स और बी ब्लंट ब्रांड अक्वायर भी किए। इन ब्रांड्स के थ्रू कंपनी ने डिजिटल और D2C स्पेस में सनस्क्रीन और फेस वॉश जैसे कैटेगरीज में एक्सपैंड किया। 2021 तक होनासा ने 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया था। 2022 तक मामाअर्थ इंडिया का फर्स्ट D2C यूनिकॉर्न ब्रांड बन गया। 2023 में कंपनी का IPO आया और होनासा कंज्यूमर लिमिटेड इंडिया का पहला पब्लिकली लिस्टेड D2C कंपनी बन गया। कंपनी का एक्सपेंशन सिर्फ पोर्टफोलियो तक लिमिटेड नहीं था। होनासा ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी डाइवर्सिफाई किया। ऑनलाइन ओनली प्रेजेंस से कंपनी ने ऑफलाइन स्टोर्स में भी एक्सपैंड किया। इन एक्सपेंशंस और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू होनासा ने फाइनेंशियल ईयर 23 तक लगभग 1500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। लेकिन इस सेम पीरियड में कंपनी ने 150 करोड़ रुपीस का लॉस भी रिपोर्ट किया और इस लॉस का कारण हैवी एडवर्टाइजिंग स्पेंड और एक्सेसिव थर्ड पार्टी ई कॉमर्स डिपेंडेंस। कंपनी ने लगभग 500 करोड़ रुपीस एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड किया था। सेल्स कमीशन पे भी 144 करोड़ रुपीस स्पेंड हुआ था। कंपनी का कमीशन कॉस्ट हाई था क्योंकि होनासा के टोटल सेल्स का लगभग 60% Amazon और फ्लिपकार्ट से आ रहा था। ये दोनों एक्सपेंसेस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के टोटल एक्सपेंसेस का लगभग 42% थे। तो कंपनी ने अपना ब्रांड पुश करने के लिए एक रिलेटेबल मैसेज और एग्रेसिव पुश तो चूज किया, लेकिन इसके पीछे कंपनी का खर्चा भी बहुत बढ़ा। दिसंबर 2024 तक 18,000 से ज्यादा पिन कोड्स में 99.2 मिलियन प्रोडक्ट सेल किए गए थे। अब ये तो था कंपनी का ओरिजिन और हिस्ट्री। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स देखते हैं और कंपनी का प्रेजेंट समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में होनासा कंज्यूमर का टोटल एनुअल रेवेन्यू 2067 करोड़ रुपीस था। ये एक 7.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 554 करोड़ था। सेकंड क्वार्टर में रेवेन्यू गिरा और 462 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। सेल्स के इस फॉल का रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। तब से रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ तो रहा है, लेकिन ये फोर्थ क्वार्टर तक कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर से ज्यादा नहीं हो पाया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 73 करोड़ रुपीस था। क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखे तो सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 19 करोड़ रुपीस के नेट लॉसेस भी रिपोर्ट किए। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 24 के प्रॉफिट्स में भी एक वीकनेस था। 111 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट में 48 करोड़ रुपीस कंपनी के अदर इनकम से आया था। तो इतना तो क्लियर है कि फाइनेंशियल ईयर 25 का सेकंड क्वार्टर कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग पीरियड था। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इस पीरियड में गिर गया। कंपनी के लॉजिस्टिक्स में कुछ चैलेंजेस थे जिसके कारण कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ा। इनके अलावा कंपनी 3 और चैलेंजेस फेस कर रही है: पॉसिबल ओवर डाइवर्सिफिकेशन, चैनल सिलेक्शन और टाइट मार्जिन्स। चलिए इन चैलेंजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इशू। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने प्रोजेक्ट नीव के अंडर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक मेजर चेंज लाया।
कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे स्विच किया। लेकिन ये सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल होता क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जहां कंपनी के प्रोडक्ट्स स्टॉकिस्ट्स होल्ड करते हैं। स्टॉकिस्ट्स इन प्रोडक्ट्स को रीजनल सब स्टॉकिस्ट्स या छोटे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो फाइनली कंपनी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचते थे। ये मॉडल कंपनी के अर्ली ऑनलाइन डेज में काम आता था, लेकिन जब कंपनी ने ऑफलाइन स्पेस में डाइवर्सिफाई किया तो ये मॉडल बहुत यूजफुल नहीं था। सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल में कंपनी को अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रोल नहीं मिलता था। कंपनी के लिए कंज्यूमर डेटा कलेक्ट करना भी मुश्किल हो गया था। इन चैलेंजेस के कारण कंपनी ने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में स्विच करने का डिसीजन लिया। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के मार्जिन्स बेटर हैं और ये मॉडल कंपनी को कस्टमर डेटा कलेक्ट करने में भी मदद करता है। थियोरेटिकली इस मॉडल के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन में हुनासा स्ट्रगल कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रहा था। AICPDF या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लगभग 300 करोड़ रुपीस के गुड्स थे। हुनासा ने इन फिगर्स को गलत कहा। कंपनी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 50 करोड़ रुपीस का अनसोल्ड इन्वेंट्री था। इस अनसोल्ड इन्वेंट्री का इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंसेस पे भी पड़ा। कंपनी ने 62 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री राइट डाउन और 31 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड किया। इस अनसोल्ड इन्वेंट्री के कारण फाइनेंशियल 25 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा और कंपनी ने नेट लॉस भी रिकॉर्ड किया। ऑफलाइन सेगमेंट में कंपनी डेड स्टॉक से डील तो कर रहा है, लेकिन इस सेगमेंट में एक पॉजिटिव सिचुएशन भी है। प्रोजेक्ट नीव के थ्रू कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन 38% से 71% तक बढ़ा। फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलमोस्ट डबल किए और 1 लाख टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर भी अचीव किया। हुनासा का सेकंड चैलेंज है पॉसिबल ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मामाअर्थ हुनासा का अकेला ब्रांड नहीं है। जैसा मैंने बताया, कंपनी ने 5 और नए ब्रांड्स बनाए और अक्वायर किए थे। इन 5 ब्रांड्स में से द डर्मा को का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा। फाइनेंशियल 25 के फोर्थ क्वार्टर में इस ब्रांड ने ऑफलाइन चैनल से 100 करोड़ रुपीस का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू जनरेट किया और इस ब्रांड के सेल्स का कारण ग्रोइंग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। द डर्मा को हाई एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है जिनमें हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड और रेटिनॉइड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। ग्रोइंग अवेयरनेस के कारण कस्टमर्स में इन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रांग अपील है। इन कस्टमर्स के पास बेटर परचेजिंग पावर भी होता है, तो ये हायर प्राइसेस पे कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के हर ब्रांड का परफॉर्मेंस स्ट्रांग नहीं था। फाइनेंशियल 25 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने अपना आयुर्वेदिक ब्रांड आयुगा शट डाउन कर दिया। कंपनी ने कहा कि आयुगा का प्रोडक्ट मार्केट फिट खराब था, इसीलिए इस ब्रांड को बंद करना पड़ा। कंपनी का थर्ड चैलेंज है चैनल सिलेक्शन। हुनासा ने अपना प्रेजेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन सेगमेंट्स दोनों में एक्सपैंड किया। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के ऑनलाइन प्रेजेंस से एक नया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुआ। क्विक कॉमर्स ने कंपनी के सेल्स में अपना कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट डबल किया। फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 3 कॉन कॉल के हिसाब से जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स कंपनी के सेल्स में 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स चैनल में कंपनी एक चैलेंज फेस कर रही है। ये चैनल्स यूजुअली हाई कमीशन चार्ज करते हैं। इन कमीशंस के कारण कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ता है। तो इस चैनल से अगर कंपनी मास प्रोडक्ट्स बेचती है तो ये इस चैनल में बढ़ते पेनिट्रेशन का ऑप्टिमल यूज नहीं होगा। कंपनी को इन चैनल्स में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पुश करने चाहिए। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स यूजुअली हाई होते हैं और एक क्विक कॉमर्स के हाई कमीशन को अकोमोडेट कर सकते हैं, और ये सॉल्यूशन कंपनी के करंट प्लान से अलाइन भी करता है। फाइनेंशियल 25 के फोर्थ कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि वो अपने हीरो SKUs को ज्यादा पुश करेंगे। मतलब कंपनी अपने सबसे हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगी। कंपनी का फोर्थ चैलेंज है टाइट मार्जिन्स। फाइनेंशियल 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 70.7% था, लेकिन कंपनी का EBITDA मार्जिन एक प्रॉब्लम एक्सपोज करता है। फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर्स में कंपनी का EBITDA मार्जिन 5 to 8% के बीच रहा। सेकेंड क्वार्टर में तो कंपनी का EBITDA मार्जिन -6% तक गिर गया था। ये HUL जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स के 20 to 25% के एवरेज से बहुत कम है, और इन लो मार्जिन्स का कारण मैसिव मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के रेवेन्यू का 36% एडवर्टाइजिंग में खर्चा हुआ। तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के कॉस्ट्स और प्राइसेस के डिफरेंस से हाई ग्रॉस मार्जिन्स तो मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कंपनी के एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स कंपनी के EBITDA मार्जिन्स को कम कर देते हैं। कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स और भी बढ़ सकते हैं। ये चार्ट देखो, ये गूगल ट्रेंड्स में मामाअर्थ का सर्च वॉल्यूम दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, सर्च वॉल्यूम्स एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। मतलब कस्टमर्स में शायद अब ब्रांड की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। इससे डील करने के लिए कंपनी को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड बढ़ाना पड़ सकता है। तो
कंपनी के करंट कंडीशन से ये समझ में आ रहा है कि अपने अर्ली डेज में होनासा के पास कुछ एडवांटेजेस थे। ऑनलाइन मार्केटिंग में अर्ली मूवर होने से होनासा को मोमेंटम तो मिला, लेकिन अब कंपनी इस मोमेंटम को शायद कैरी नहीं कर पा रही है। इस स्पेस में HUL और ITC जैसे FMCG जाइंट्स भी एक थ्रेट हैं। अर्ली 2025 में HUL ने 2700 करोड़ रुपीस में मिनिमलिस्ट नाम का एक स्किन केयर ब्रांड एक्वायर किया। इंडस्ट्री जाइंट्स अपने मार्केटिंग स्पेंड्स भी बढ़ा रहे हैं और मॉडर्न ट्रेड पे फोकस भी कर रहे हैं। होनासा इन जाइंट्स जितना कैश रिच नहीं है, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एक्सपेंसेस बढ़ाना कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर डाल सकता है। एग्जिस्टिंग स्ट्रगल्स के ऊपर से अगर कंपनी को मार्केट इंस्टेबिलिटी से डील करना पड़ा तो होनासा का सर्वाइवल भी खतरे में आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या होनासा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के चेंज और क्विक कॉमर्स के ग्रोथ पोटेंशियल से अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएगा? कंपनी और कैसे अपने बिजनेस का सर्वाइवल इंश्योर कर सकती है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।